इनएबिलिटी टू थिंक, टनल विजन सा बन जाता है, देख नहीं पा रहे होते ब्रॉडर पिक्चर की तरफ, बिगर पिक्चर की तरफ, चीज़ें समझ नहीं आ पा रही होती। थिंकिंग प्रॉब्लम्स में बहुत सारी हैं, कंसंट्रेशन इज़ वन ऑफ देम। द फैक्ट कि जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, जो दिल नहीं लग रहा होता ना कहीं पर, किसी की बात में, फॉलोअप्स में, ग्रुप्स में, घर की गैदरिंग्स में, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। ये एक चीज़ है जो एक्सपीरियंस करनी सकती है आप लोगों को, सोचो के ऊपर आ जाए कि बातें समझ नहीं आती, समझने में टाइम लगता है। डू यू गेट इट? कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं हमारे, रिजिड हो जाते हैं हमारे थिंकिंग पैटर्न्स। रिजिडिटी स्टैंड्स के ऊपर भी आ सकती है, एज इन बुरा लग रहा होता है बात मानना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, रीज़न समझ नहीं आ रहे होते, कनेक्शन नहीं समझ आ रहा होता कि फॉलोअप का मेरी रिकवरी से क्या कनेक्शन है। ये कनेक्शन भी समझ नहीं आ रहा होता कि किस वजह से कह रहे हैं कि स्लिपरी दोस्तों से नहीं मिलना, जब मैंने डिसाइड कर लिया खुद से कि मैंने ड्रग्स नहीं करने हैं। कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा होता। इसी तरह के काफ़ी कनेक्शंस हैं जो समझ नहीं आ रहे होते। लग रहा होता है कि फैमिलीज़ अनफेयर हो रही हैं, सरेंडर करने का मकसद समझ नहीं आ रहा होता। द फैक्ट कि चीज़ें क्लियरली सोच नहीं पाते, इंटेंशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सरेंडरेंस करने को इसलिए कहा जाता है कि चीज़ें समझ नहीं आएंगी इनिशियली, बट सरेंडर करना होता है। डिसीजंस आप नहीं लेते हैं, डिसीजंस लेने से मना किया जाता है। जब तक क्रेविंग्स होती हैं, फैमिली को भी कहा जाता है कि पेशेंट के डिसीजंस पे ना चला करें जब तक उसको क्रेविंग्स हो सकती हैं, क्योंकि वो एक डिजीज़ माइंड के सेट के साथ सोच रहा होता है। सो डू यू गेट इट? लाइफ के मेजर डिसीजंस इस टाइम पीरियड में ना लीजिएगा, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेजर लाइफ डिसीजंस एज इन शादी करने का डिसीजन, पढ़ाई को कंटिन्यू करने का डिसीजन, कंट्री शिफ्ट करने का डिसीजन, मूव करने का, बाहर जाने का, घर शिफ्ट करने का, बाहर भेजने का, इस तरह की सिचुएशंस जो आएंगी सामने, बेहतर है कि आप खुद अपने लिए डिसीजन ना लें। मेमोरी प्रॉब्लम्स दे डू, हम अभी बात करेंगे कि पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो वजह होती है कोई। बहुत सिंपल टर्म करके अगर बताऊँ, किसी के डीजनरेट कर जाते हैं, एज इन टाइम के साथ साथ वर्स होते रहते हैं। किसी के रीजनरेट कर जाते हैं कि टाइम के साथ साथ कम आना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं। किसी के पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स स्टेबल आते हैं। स्टेबल से मुराद है कि आते हैं देन दे गो अवे, इतने सीरियस नहीं होते, बट वो आते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, एक ही इंटेंसिटी के साथ। आप समझ रहे हैं कि 1 साल तक आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि कुछ दिन हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये हो सकता है। ऑल्सो क्वांटिटी के ऊपर आज डिस्कशन हो रही थी आपके केस के ऊपर कि मे बी बिंज ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हुई इस बार। ऑल्सो सैफ साहब, एक रीज़न पेशेंट को बताया जाता है कि एक बार आप डिटॉक्सिफिकेशन के बाद और 100 डेज़ इलाज करवाने के बाद जाओ तो बॉडी एक क्लीन स्टेट में होती है, राइट। माइंडसेट ये बता रहा होता है कि रीसेट हो गए हो इंटरनली, तो ये फिर से स्टार्ट किया जा सकता है और फिर से तबाही आने में ज़रा कुछ साल लग जाएंगे, बट अब बॉडी ले नहीं पा रही होती है उस इंटेंसिटी से ड्रग्स को। आप इमोशनल ओवर रिएक्शंस और नमनेस। इमोशनल ओवर रिएक्शन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात बुरी लग जाना, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, किसी भी सिचुएशन में जितना रिएक्शन बनता है उससे ज़्यादा रिएक्शन देना, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है किसी की छोटी सी बात पर भी, अनफेयर लगता है। क्योंकि जब हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, राइट, तो ब्रेन बहुत ओवरवेल्म्ड फील करता है। जब ब्रेन ओवरवेल्म्ड फील करता है तो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में जाता है। उसको लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है ख़ुद को, और प्रोटेक्ट करने के लिए वो नमनेस की तरफ चला जाता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। एज इन कि कुछ हो भी रहा होता है सेंसिटिव आसपास, बट हम फील नहीं कर पाते, गो थ्रू नहीं कर पा रहे होते, एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे होते सामने वाले के साथ, बैलेंस नहीं रख पाते। फैमिली मीटिंग्स में होता है कि फैमिली शेयर कर रही होती है कुछ पेनफुल और यू नॉट देयर, यू कैन नॉट रिलेट विद दैम। इमोशनल रिस्पॉन्सेज वो नहीं आ रहे होते कि जो बनने चाहिए। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं पेशेंट्स कि ख्वाब आते हैं, नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती, आँख खुल जाती है। जब एग्ज़ाम्स होते हैं, एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, राइट, तो एग्ज़ाम्स के दौरान ख्वाबों में ऐसे पेपर्स आ रहे होते हैं, या पेपर मिस हो गया है, या प्रिपरेशन नहीं हुई है मेरी, इस तरह की लाइफ की कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे अक्सर लोग नमाज की इतनी टेंशन लेते हैं कि नींद के अंदर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, ख्वाब देखते हैं जिसके अंदर वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। कोई मीटिंग होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ख्वाब के अंदर ही मीटिंग चल रही होती है। जिस भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं हम थ्रू आउट द डे, तो रात में आते हैं, वो एक साइन होता है कि माइंड जो है स्ट्रेस में है, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली ड्रीम्स इस वजह से आती हैं। बताने का मकसद ये कि जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ कम हो जाती हैं। जैसे कुछ लोगों की सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स का जवाब ही होता है ना, उस दिन डॉक्टर साहब बताए थे कि आई सी,
कुछ नहीं कहा जा सकता, बस लाइक एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है। लाइकवाइज जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं अभी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चली जाएंगी, कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, अनयूजुअल टाइम्स पे आँख खुल जाना। कभी कभी जब हमें ये होता है ना कि अगले दिन सुबह फ़्लाइट हो कहीं की, या सुबह कोई बहुत ज़रूरी काम करना हो, तो बीच में आँख खुलती है रात में। दैट इज़ बिकॉज माइंड स्ट्रेस में होता है। लाइकवाइज पोस्ट एक्यूट विड्रॉल का एक सिम्टम है स्ट्रेस, हम कैरी कर रहे होते हैं डेली बेसिस में, इस वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहते। फिजिकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, अच्छा इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स को इस तरह से समझाया गया कि जब कोई अल्कोहल क्विट कर दे, शराब पीना छोड़ दे बहुत लंबे अरसे तक, फिर भी ड्राई ड्रंक सा बिहेव करता है। ड्राई ड्रंक क्या होता है पता है? आपने नशा इस्तेमाल नहीं किया हुआ लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा ही है जैसे अल्कोहलिक, उन्होंने अल्कोहल ना लियो लेकिन चलते वो फिर भी ऐसे लंगड़ा के हैं, क्लमजी से हैं, स्टम्बल करते हैं चलते हुए, यू गेट इट। बात फिर भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे नशा नहीं किया हुआ बट बात वैसे ही कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं की जा रही, स्टटर कर रहे हैं, मूवमेंट स्लो हो जाती है। लाइक एक पेशेंट की मदर रिपोर्ट करी थी कि उनके फादर के साथ वो एक्सरसाइज कर रहे थे थ्रेडमिल पे साइड बाय साइड, उनके फादर गिर गए। बाय द टाइम सब घर वाले आए उनको रेस्क्यू करने, तब पेशेंट का मुंह शिफ्ट हुआ उनकी तरफ, उन्होंने देखा कि क्या हो गया, और वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाए। ये जो रिएक्शन स्लो हो जाते हैं ना हमारे, ये काम हो जाते हैं आसपास और अभी हम सोच ही रहे होते हैं कि क्या रिएक्शन देना है, तो रिएक्शन टाइम पीरियड स्लो हो जाता है, लाइक टाइम बाद रिएक्शन आ रहा होता है, इसलिए फ़ौरन जवाब नहीं दे पा रहे होते। कोई बात कर रहा होता है, टेल मी इफ आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया, कोई बात कर रहा होता है तो जवाब फॉर्म करने में टाइम लगता है माइंड में कि क्या जवाब देना ना। यस, ये है एग्जांपल, यू कैन डू एनीथिंग। कोई पास है, गिर रहा है, नॉर्मल हालत में अगर कोई पास है हमारे साथ चल रहा है, गिर रहा है, तो क्या करते हैं हम? फ़ौरन से बगैर सोचे समझे हाथ देते हैं, पकड़ते हैं, राइट। बट जब पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिजिकल कोऑर्डिनेशन वीक हो गई है तो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं दे सकते। अगैन इसके पीछे रीज़न यही है कि स्ट्रेस है और स्ट्रेस के अंदर माइंड अब जल्दी काम नहीं कर पा रहा। समझ रहे हैं क्या? ठंड और गर्मी के साथ ये होता है। अगले सिम्टम के ऊपर बात करने लगे। कुछ लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है, अपनी अपनी बर्दाश्त है, अपनी अपनी टॉलरेंस होती है, राइट। लाइकवाइज नेगेटिव इमोशंस को कुछ लोग बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं, कुछ लोग क्राइसिस के टाइम में बहुत काम एक्ट करते हैं, कुछ लोग क्राइसिस के टाइम में पैनिक कर जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स को ही देख लें अपने, एक ही क्राइसिस जो पूरी फैमिली एक्सपीरियंस कर रही है, दो फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन डिफरेंट होता है, राइट। इसी तरह से स्ट्रेस की तरफ टॉलरेंस आप लोगों की डिफरेंट है बाकी लोगों से। स्ट्रेस को लेके काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं। वाई इज़ दैट? क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद जो बाहर से स्ट्रेस आता है ना, कोई भी स्ट्रेस, तो वो एडेड स्ट्रेस होता है, वो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। इट्स लाइक दिस कि एक ही टाइम में किसी को 2-3 जॉब्स करने को कहा जाए, किस तरह से चलती होगी उनकी लाइफ? व्हाट डू यू थिंक? सोते कम होंगे, खाने का ख्याल नहीं रख पाते होंगे, हर वक्त परेशान रहते होंगे, जल्दी में रहते होंगे, हर वक्त ऐसा लगता होगा कि कुछ मिस कर रहे हैं, अनमैनेजेबल से, राइट। तो ये जो लगता है ना कि रिकवरी में 100 डेज़, ये जो लगता है कि 100 डेज़ बहुत ज़्यादा हो गए रिकवरी में, अब यहाँ से जाने के बाद मुझे काम करना स्टार्ट करना है, राइट। रिकवरी इटसेल्फ एक जॉब है जो बहुत एनर्जी ले रही होती है। तो इस वक्त में सजेस्ट किया जाता है कि स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करके भी। ये रीज़न होता है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने नहीं देनी लाइफ में। वो जब भी हम बात कर रहे थे ना कि पेशेंट के लिए सिचुएशन को ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, कि अगर इस टाइम पीरियड में आपने घर भी शिफ्ट करना तो घर शिफ्ट ना किया करें। घर शिफ्ट करने से भी एक स्ट्रेसर आता है माइंड के ऊपर। पेशेंट इज़ नॉट रेडी इतना सा स्ट्रेसर लेने के लिए। वर्बलाइजेशन, बात करने से वो चीज़ें जो अक्सर हम मान नहीं रहे होते ना कि है, वो हम मानना शुरू कर देते हैं। जैसे अक्सर दिल नहीं मान रहा होता कि ड्रग्स के साथ मेरी ज़िंदगी स्मूथ नहीं चल रही, ड्रग्स ख़राब चीज़ हैं, मेरा डिनायल ब्रेक नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें हम कह नहीं पा रहे होते। बोलना ज़रूरी क्यों होता है? रियलाइजेशन जब इंटरवेंशन के बाद प्रेजेंट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वर्बलाइजेशन का मकसद ये होता है कि कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर उस चीज़ को लें, एक्सेप्टेंस आ जाए। बेसिकली द मोमेंट हम अपने मुंह से कहते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको वैलिडेशन मिल जाती है उस फीलिंग को। क्रेविंग्स का जब हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं ना कि किसी से बात करो तो क्रेविंग्स डिसअपीयर हो जाती हैं, वो होती है इस वजह से कुछ पहले हम सप्रेस कर रहे होते हैं, हम मान नहीं रहे होते कि क्रेविंग्स हो रही हैं। दो मोमेंट आप उसके बारे में बात करते हो तो आप वैलिडेट कर देते हो उसको। यस, अगर किसी को लगता है कि आई एम वेरी वीक एट द मोमेंट, मैं बहुत वीक हूँ इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, और मैं प्रिटेंड करने में लगी हुई हूँ कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल काम कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन में जहाँ मुझे हेल्प चाहिए और मैं बोल भी नहीं रही उसके बारे में। द मोमेंट मैं ये एक्सप्रेस कर दूँगी तो एक स्ट्रेस एक्सेप्टेंस के लिए वर्बलाइज करना ज़रूरी है। अच्छा, उस पर बात करते हैं। अच्छा, वर्बलाइजेशन आ रहे हैं उस पर।
उसके बाद वेंटिलेशन है। वी नीड पीपल, रिकवरी में ऐसे लोग होने चाहिए हमारे पास जिनसे हम वेंट आउट कर सकें। जितने भी ज़्यादा थॉट्स हैं, लेट इट आउट। यूजुअली पेशेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो हर चीज़ अंदर रखना शुरू कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, चुप से हो जाते हैं, डिस्कस नहीं करते। फैमिली कह रही होती है काउंसलर से डिस्कस करो, काउंसलर से भी डिस्कस नहीं कर रहे होते। किसी ऐसे शख्स को पिक करें कि जो बगैर जजमेंट के सुन सके। अगर फैमिली मेम्बर्स लग रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली एक इमोशनल रिश्ता है उनका आपके साथ, उनके लिए आपसे ये बात सुनना अच्छा नहीं हो शायद। जब आप बहुत ज़्यादा वेंट आउट करना शुरू कर दें, काउंसलर से किया जा सकता है। डू यू गेट इट? किसी ऐसे पेशेंट से किया जा सकता है जिसको रिकवरी में काफ़ी अरसा हो गया है। ये बात मैं कल वाले सेशन से कर रही हूँ। वो जो स्पॉन्सर यहाँ पे बात कर रहे थे कि स्पॉन्सर्स उन्हीं को बनाते हैं ना जिनको थोड़ा अरसा हो गया, जिनका एक्सपीरियंस है। अपने बैचमेट से ना करने को इसलिए कहा जा रहा है कुछ वो इतनी अच्छी हेल्प आपकी कर नहीं सकते, कुछ उनके और आपके स्ट्रगल्स एक जितने हैं। हाँ, किसी हाई पावर को मैं बस बता ये रही हूँ कि ऐसे होता है ना कि अक्सर पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगर मुझे क्रेविंग हो रही है, मैं फैमिली के सामने अच्छे से कंप्लेन करूँ कि क्रेविंग हो रही है, उस दोस्त को भी मिलने को दिल कर रहा है, तो हर फैमिली मेम्बर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये बातें सुन ले। दो फैमिली के सामने कहने का मकसद ये है कि अगर पेशेंट वेंट आउट करना है तो करने दें। वेंट आउट में जो भी आ रहा है, जितना कुछ भी आ रहा है, यू वेंट इट आउट, लेकिन फिर स्टॉप लगाना होता है। इसलिए कह रही हूँ पिक समवन जो बर्दाश्त कर सके। सोच लें कि कौन बर्दाश्त कर सकता है आसपास। नहीं, एज लॉन्ग एज वो स्लिपरी नहीं है। रिकवरी में हेल्प, मुनीब साहब, रिकवरी में हेल्प वही लोग कर सकते हैं जिनको डिज़ीज़ के बारे में पता हो। अच्छा, लेकिन शेयर करने से पहले आपको उनको सारी अपनी जर्नी और रिकवरी की और डिटेल्स मेक श्योर कि वो आ रही हैं फॉलोअप्स पे आपके साथ। फिर जब आप आते हो आउटडोर में, कल उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए थे, हम किन किन से हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने कहा था काउंसलर से, उन्होंने कहा था जो लोग सोब्राइटी में हैं, मुझसे ज़्यादा साल हो गए उनको सोब्राइटी में, और वेंट आउट मतलब जो भी आपके बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस होते हैं, इमोशनल वो जो भी बात माइंड में आ रही है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, ऑनेस्टली शेयर करना। रियलिटी टेस्टिंग में ये होता है कि जब आप वर्बलाइज करते हो, जी काउंसलर्स हो सकते हैं। रियलिटी टेस्टिंग में होता है जब आप वर्बलाइज करते हो, आप वेंटिलेट करते हो, तो आप चेक करवा रहे होते हो अपने थॉट्स। टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा ड्रग्स के बगैर। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ ड्रग्स के बगैर। रियलिटी टेस्टिंग वो होता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस ले रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, राइट, अक्सर ऐसे होता है, और किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जब वो हमें इनपुट देते हैं ना कि स्ट्रेसफुल है बट इतना नहीं है, बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, तो एक रियलिटी चेक मिल जाता है। कभी कभी रियलिटी चेक ये मिल जाता है कि ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कभी कभी रियलिटी चेक ये मिल जाता है कि थिंग्स विल गेट बेटर, कभी कभी रियलिटी चेक ये मिल जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स चले जाएंगे। कोई है फैमिली मेम्बर जिसको पता है कि ये पोस्ट एक्यूट विड्रॉल का साइन है, जो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो बता सकते हैं ना कि इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी, आपके जर्नी का ही हिस्सा है। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल एक्सपीरियंस करना नॉर्मल है। रियलिटी चेक की इंपॉर्टेंस ये है। जब कंप्लेन कर रहे हैं ना किसी फैमिली मेम्बर से लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा, कि अम्मी अबू से बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो गो टू समवन जो कि एक सेन माइंड के साथ और आपको रियलिटी चेक दे सके, आपकी परेशानी को सुन सके, एट द सेम टाइम कुछ हेल्पफुल कह सके। कुछ दोस्त तो ये होते हैं कि वो सुन लेते हैं बट अच्छी एडवाइजेस नहीं देते, वो दोस्त नहीं चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए वेंट आउट करने के लिए। उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते, लेकिन उनको लगता है हमारी हाँ में हाँ मिला के वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे होते, वो अच्छी एडवाइजेस नहीं दे रहे होते। यू नीड समवन न्यूट्रल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गोल सेटिंग, ये रियलिटी टेस्टिंग वाली बात से कि लाइक सच सुनना भी चाह रहे हैं, आस्क योरसेल्फ, मसले का हल करना भी चाह रहे हैं या सिर्फ ये सुनना चाह रहे हैं कि मैं बेचारा और सामने वाला विलन है। डू यू गेट इट? गोल सेट कर लें कुछ अचीव करने के लिए कि इस टाइम पीरियड पे इस पोस्ट एक्यूट विड्रॉल पे काम करना है। बैक ट्रैकिंग, जी क्रेविंग्स के बारे में कहा जाता है ना कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, कौन कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर्स देती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ताकि हम प्लान के साथ हों। जब यहाँ से चले जाएंगे ना तो बैक ट्रैक किया करें कि किस वजह से मेरे पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स हो रहे हैं, किस वक्त मुझे पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देयर वाज दिस लेडी जो कि हॉस्पिटल में काम करती थी किसी, और उनके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो द डेज़ जब उनके फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा होती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो AA मीटिंग्स में जाना इंक्रीज़ कर देती थी। वो AA मीटिंग्स में जाना इंक्रीज़ इसलिए करती थी बिकॉज उन दिनों में पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स बहुत इंटेंसिफाई हो जाते थे। मीटिंग में जाना उनको हेल्प तो करता था, लेकिन जो कॉज थी, जो ट्रिगर था उनके विड्रॉल सिम्टम्स का, वो अनअटेंडेड रह रहा था, जिसकी वजह से पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करें, लाइक गो बैक कि किस वक्त स्टार्ट हुआ था मुझे ये विड्रॉल, अब इतनी इंटेंसिफाई क्यों हो गया है, इतना पीक पे क्यों चला गया है, कितने टाइम का रहता है मेरा विड्रॉल, कितनी देर तक
स्टेबल हो जाता हूँ मैं। इस सब चीज़ों को रिपोर्ट किया करें ख़ुद को। ऐसी सिचुएशंस है ना जैसे फैमिली वेल प्रिपेयर्ड रह सकती है पहले से कि इसकी बर्थडे आ रही है और पास की कुछ बर्थडेज इसने ड्रग्स में ही गुजारी हैं। ये जो सिंड्रोम रहता है ये इस वजह से होता है, कुछ क्रेविंग्स हो रही होती हैं और कुछ एसोसिएशंस होती हैं कुछ दिनों के साथ। एजुकेशन एंड रीट्रेनिंग दैट इज़ समथिंग जो हेल्प करती है विड्रॉल्स के साथ। रिटेन करना, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सीखी हुई है अब उसको यूज़ करना स्टार्ट करना है। पहली बात तो ये याद नहीं रहता, ऑनेस्टली इंडोर में जो सीखा होता है वो याद नहीं रहता, तो बार बार सीखना होता है। रिटेनिंग का मतलब कि उसको यूज़ में लेकर आना है, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। एक होती है डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ की, लाइक डिस्क्रिप्टिव्स हम सीख लेते हैं, डेफिनेशन सीख लेते हैं, करना क्या है, प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ रहे होते हैं। जब चाय बनानी सीखनी होती है किसी ने पहली बार, नहीं सीख सकते जब तक बनाए ना पहली बार। गाड़ी चलानी सीखनी होती है जब तक ड्राइव नहीं करेंगे पहली बार, उससे पहले क्लासेस ले सकते हैं, कोई बात करके आपको समझा सकता है कि किस तरह से चलानी है, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पहली बार चलाएंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें करने से आएंगी। अब अपनी इन्फॉर्मेशन को जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। जब ख़ुद को बताते रहेंगे कि क्रेविंग आ रही है एंड विल गो अवे, शुरू में बताना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस करेंगे कि एवरी टाइम इसको डिले करता हूँ तो फिर क्रेविंग नहीं आती। सबकॉन्शियस में रन करती है, उसको बोलना होता है मेरा सबकॉन्शियस ये जो मैं ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ नहीं है, जो मुझे गुस्सा आ रहा है, अनकॉन्शियसली ये मेरी क्रेविंग्स हैं। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आना है, करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि पेशेंट से पूछें कि रिकवरी का क्या प्लान है, तो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना, सबका ही आंसर होता है, फिर उस पर एक्शन करना होता है, एक्शन लेना होता है कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना है। सेल्फ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स कौन कौन से हैं? जैसे अगर किसी को पता है कि क्रेविंग्स किस तरह से प्रिवेंट होंगी और उन एक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को विड्रॉल से, क्रेविंग से, ठीक है। न्यूट्रिशन बहुत बेसिक है, ये रीज़न बहुत बेसिक। जैसे डाइट कॉन्शियस होते हैं वो तो एम्प्टी स्टमक रहना भी प्रेफर करते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन के बारे में दो चीज़ें कही हैं। पहली उन्होंने ये कहा है कि बैलेंस डाइट रखनी है, क्वांटिटी, किसी डाइटिशियन की हेल्प ले लें, डाइट चार्ट बना लें कि जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं हेल्दी वो आप ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। दूसरा कि टाइम के अकॉर्डिंगली अपने मील्स ले रहे हैं, मील्स स्किप नहीं करने। मील स्किप क्योंकि जो ब्रेन का पार्ट हमें बताता है कि वी आर हंग्री, वही ब्रेन का पार्ट बताता है कि क्रेविंग्स हो रही हैं ड्रग्स की, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी वी आर हंग्री लेकिन हमें लगता है कि क्रेविंग्स हो रही हैं। प्रिवेंट करना है क्रेविंग्स को इस तरह से, जैसे जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, राइट, जब पानी नहीं पीते हम बहुत ज़्यादा तो हमें लगता है भूख लग रही है, बट एक्चुअली में डिहाइड्रेशन होती है। तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा एक्सेसिव खाना नहीं खाएंगे। लाइकवाइज अगर टाइम पे मील्स ले रहे हैं तो क्रेविंग्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। न्यूट्रिशन के ऊपर ये काम करने को कहा जाता है कि कॉफ़ी कम से कम और मीठा भी अवॉइड करना है जितना किया जा सकता है। जंक फूड को अवॉइड करना है, रीज़न बीइंग कि जंक फूड खाने के बाद, कॉफ़ी लेने के बाद या मीठा कुछ बहुत ज़्यादा खाने के बाद जी ये होता है कि वो एक्साइट कर देता है, फ़ौरन से ब्रेन सेंटर को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देता है। उस एक्साइटमेंट को हम एंजॉय करते हैं, वो एक्साइटमेंट बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। उस एक्साइटमेंट के ख़त्म होने के बाद क्रैश होता है, उस क्रैश के अंदर एंजाइटी फील करते हैं। दैट्स नॉट इनफ, वो आपको हेल्प नहीं कर पाती बिकॉज आप अपनी एंजाइटी लड़ रहे हैं ड्रग्स के अगेंस्ट। कॉफ़ी कितना साथ दे देगी? कहने का मकसद ये है कि दिल करता है मीठा खाने को, जंक फूड खाने को, कॉफ़ी का इंटेक इंक्रीज़ करने को, बट जब वो एंजाइटी देती है तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगी। इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें उसको, उस एंजाइटी को अवॉइड कर दें जो इसके क्रैश के बाद होगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद फिर से नीड फील होती है एक और कप कॉफ़ी की। ये जब कॉफ़ी के बाद कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देता है ना, वो इस वजह से। एक्सरसाइज, वॉक, एरोबिक एक्सरसाइजेस में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं? वॉक है, जॉगिंग है, स्किपिंग रॉक। आम लोगों को ना कहा जाता है कि हफ्ते में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करें मिनिमम, बट एडिक्ट्स के केस में डेली बेसिस पे कहा जाता है कि एक्सरसाइज और वॉक के लिए टाइम निकाला करें। किस लिए? नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में जो कि पेन से रिलीफ देते हैं, इस वजह से स्ट्रेस को कोप करने में हेल्प करते हैं, इस वजह से वॉक और एक्सरसाइज से प्रोडक्टिव फील करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसलिए इतना एम्फसाइज किया जाता है एक्सरसाइज के ऊपर। रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं फॉलोअप्स के पेशेंट? डीप ब्रीदिंग। रिलैक्सेशन में वो एक्टिविटीज़ आ रहे हैं जो आप सोली अपने लिए कर रहे हैं, समथिंग जो आप इंजॉय करते हैं। स्लिपरी गेम्स नहीं प्लीज़। म्यूज़िक इज़ समथिंग जो रिलैक्स करता है, म्यूज़िक कुड हेल्प। रिलैक्स करने का मकसद ये होता है कि आप रेस्ट कर सको, किसी एक्टिविटी को एंजॉय कर सको,
वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो अच्छा फ़ील करवाती हैं। म्यूज़िक कुछ लोगों को अच्छा फ़ील करवा देती हैं। किसी ने गिटार का कहा, इस तरह की एक्टिविटीज़ और कौन कौन सी रिलैक्स करने वाली। जैसे बुक रीड करना कुछ लोगों के लिए रिलैक्सिंग होता है, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है। उनका टाइम वो लाइक अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, 2 मिनट से ज़्यादा वो किसी पेज पे रुक नहीं सकते, राइट। बैलेंस लिविंग है कि बहुत बार यहाँ पे बताया जाता है डिजीज़ कॉन्सेप्ट में कि साइको सोशल स्पिरिचुअल फिज़िकल डिजीज़ है, राइट। तो एट द सेम टाइम डेली बेसिस में फ़िज़िकल हेल्थ पे भी मुझे काम करना है, मुझे अपने सोशल रिलेशनशिप से भी काम करना है, मुझे अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी काम करना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना है। सिर्फ किसी एक चीज़ पे काम करना इनफ नहीं है, ठीक है। इन सारे डिपार्टमेंट्स में मुझे काम करना है। सिर्फ मेरा फ़िज़िकली ठीक होना ठीक नहीं है, मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है जो रिश्ते ख़राब हो गए हैं उनको मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ, माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी कर रहा हूँ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनके साथ। मेंटल हेल्थ मेरी कहाँ पे स्टैंड करती है, इमोशनल रेगुलेशन मेरी कितनी अच्छी है, इमोशंस को अपने जज्बात को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, इसके ऊपर काम करना। और फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ये अभी हमने कुछ डिस्कस किया। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए बेसिक एम यही होना चाहिए कि मैंने काम करना है इसकी तरफ। मॉरल वैल्यूज़ थे मेरे जिनसे मैं दूर हो गया था, वापस आना उनकी तरफ। स्मॉलर स्टेप्स, नो वन इज सेइंग कि 5 टाइम नमाज एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दें। कुछ पेशेंट्स कर रहे होते हैं, हेल्प करता है उनको, उस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे, बट कहीं से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप स्टेबलाइजेशन में ये होता है कि आप विड्रॉल्स जब एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हो, शुरू की 10 से 12 मीटिंग्स ऊपर करवाई जाती हैं। डिटॉक्स कर रहे होते हैं, विड्रॉल से गुजर रहे होते हैं, स्वेयर विड्रॉल्स हो रहे होते हैं, मेडिकेशन मिल रही होती है, डिटॉक्सिफाई हो रहे होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, चीज़ें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। तो बताया जाता है फैमिली को कि ऊपर जाके क्राइंग स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट रो सकता है बगैर वजह के, इरिटेट हो सकता है, लेके जाने की बात कर सकता है, ज़िद कर सकता है, शीशे तोड़ सकता है, एक्सपेक्टेड चीज़ें, दैट इज़ बिकॉज विड्रॉल से गुजर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब आप इतने पेन से गुजर रहे हो, मेंटली अटैक कर सकता है, बिल्कुल आपने पीछे खड़े होना है, आपने गले नहीं मिल लेने, आपको रोक सकता है वहीं पे कि लेके जाए नीचे। दैट इज़ बिकॉज साइकोलॉजिकली कुछ तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं। इस स्टेज में भी हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि एक्सेप्टेंस आए, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ अपनी पेन से फाइट बैक कर रहे हैं। अर्ली रिकवरी, एक्सेप्टेंस एंड नॉन केमिकल कॉपिंग, दैट इज़ जब किसी के 100 डेज़ कंप्लीट हो रहे हों, और कुछ केसेस में तो तब भी नहीं। मिडल रिकवरी, बैलेंस लिविंग, आपको लगता है बैलेंस लिविंग में है, लेट रिकवरी में मेंटेनेंस चलें। मिडल रिकवरी बैलेंस लिविंग, लेट रिकवरी में जाके विलिंगनेस पे काम किया जा सकता है। लेट रिकवरी तक फॉलो करना होता है, सरेंडर करना होता है। लेट रिकवरी वो स्टेज होती है जब आप विलिंगनेस पे काम करते हो, जब आप रिकन्सिडर करते हो अपने फैसलों को, जब आप स्टेबल होते हो, अब सोचा जा सकता है कि क्या हुआ था, लेसन सीखने के लिए कि क्या किया था मैंने पास में। इनिशियली अवॉइड करने को कहा जाता है ना कि रिड्यूस योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ सिंगल डे, आज के दिन के बारे में सोचें, आज के दिन के टास्क पूरे करें, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें, स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें। पर्सनालिटी चेंज में फिर आप काम करना शुरू करते हो। बैलेंस लिविंग अटेन करने के बाद ये जो हम कहते हैं ना कि बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, इम्प्रूव करना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं, यू वांट टू गेट मैरिड, यू नो, घर शिफ्ट करना है, इस तरह के काम अपने आप को जो इम्प्रूव करने वाले होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो हम काम करते हैं। कोई एक नई हैबिट सीखनी है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, बिज़नेस, ये इसमें करते हैं। लेट रिकवरी में ये हेल्प करता है। अपनी सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लेट रिकवरी में आएगा। मेंटेनेंस में फिर पार्शियल रिकवरी एंड स्टक पॉइंट। पार्शियल रिकवरी क्या है? देयर पीपल जो कहते हैं कि मैंने ड्रग्स बगैर किसी की हेल्प के क्विट कर दिए हैं, तो वो हेल्प तो नहीं कर रहे होते किसी को, हेल्पफुल होता नहीं है। एक बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है, उससे ड्रग्स क्विट नहीं किए जा रहे, और हम उनको बता रहे हैं कि मैंने 20 साल बाद अल्कोहल पी के क्विट कर दिया, तो हेल्प तो नहीं करेगा ये सिचुएशन। स्टक पॉइंट उसको कहते हैं रिकवरी में, कोई ऐसा काम जो हमसे हो नहीं पा रहा होता रिकवरी का, तो हम उसको क्विट कर देते हैं। कौन कौन से काम है रिकवरी के जो नहीं हो पा रहे? एग्जाम्पल के लिए पूछने से पहले समझा रही हूँ। जैसे कि कोई पेशेंट अगर कहता है कि मैं रिकवरी में रहना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, कंप्लीट एब्सटिनेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, लेकिन सिगरेट्स मुझसे क्विट नहीं होंगे, सिगरेट्स वाली बात पे बहस नहीं, या मोबाइल वाली बात पे बहस नहीं। स्टक पॉइंट कौन कौन से रिकवरी के आपके? एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते, स्टक पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करते कि मेरा स्टक पॉइंट है, मैं इसको चेंज कैसे करूं। जो सिगरेट वाली बात कल हो रही थी मीटिंग में सालिक साहब, ये जो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती कि सिगरेट्स क्विट करके रिकवरी को लेकर चलना है, इसके ऊपर बात की जा सकती है।
अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।